चलिए बच्चों, आज हम अपने चैनल एक्सप्रेस लाइफ में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है वैश्वीकरण की प्रकृति क्या है। वैश्वीकरण की प्रकृति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आर्थिक पहलू, दूसरा राजनीतिक पहलू और तीसरा सांस्कृतिक पहलू। आर्थिक पहलू को हम इस प्रकार देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमिय कुमार बागची ने वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू को निम्न रूप में व्यक्त किया है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार। अर्थात वैश्वीकरण से जितने भी देश वैश्वीकरण के सिद्धांत का पालन करते हैं, उनका पहला आधार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार करना। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नंबर 2, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एवं राज्यों में लोगों का आवागमन। अर्थात विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं या राज्य हैं, वहाँ लोग आसानी पूर्वक आना जाना, आवागमन से तात्पर्य है आना जाना आसानी से बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। नंबर 3 देखेंगे, विभिन्न देशों के बीच मुद्रा एवं विनिमय के अन्य साधनों की गतिशीलता। अर्थात जब वैश्वीकरण के सिद्धांत का पालन किया जाता है तो विभिन्न देशों के बीच, अपने राष्ट्र या अन्य किसी राष्ट्र के बीच मुद्रा अर्थात पैसा, धन और विनिमय के जो साधन होते हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या उसे ले जाया जा सकता है। दूसरे राष्ट्र की मुद्रा हमारे देश में आसानी पूर्वक लाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, एक देश का दूसरे देशों में पूंजी के विनियोग, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से औद्योगिक एवं कृषिगत वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाना। अर्थात जब एक देश दूसरे देश में अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करता है, विनियोग करता है और वहाँ से जब लाभ कमाता है और फिर पूंजी बनाता है, इस प्रकार औद्योगिक विकास भी होते हैं और कृषिगत वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ती है। क्योंकि जब हम उद्योग स्थापित करते हैं तो उसके लिए हमें कच्चे मटेरियल, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है जो हमें कृषि से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में कृषिगत वस्तुएं भेजता है या मंगाता है या औद्योगिक वस्तुएं भेजता है या मंगाता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है एवं पूंजी का विकास होता है। चलिए इसके 5वें चरण को हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर पॉइंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक देश से दूसरे देश में पूंजी का आयात और निर्यात। जब पूंजी एक देश से दूसरे देश में आयात होती है या निर्यात की जाती है, तो वह भी वैश्वीकरण का एक आर्थिक चरण है, एक आर्थिक पहलू है। 6 नंबर पॉइंट आप देख रहे होंगे, व्यापार, विनियोग एवं उत्पादन पर कंपनियों को पूर्ण स्वतंत्रता। अर्थात जो व्यापार या जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएंगी या हमारे देश की जो कंपनियां विदेशों में जाएंगी, उत्पादन करेंगी, तो ऐसी कंपनियों को पूरी आज़ादी, पूरी जो है स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तभी वो आसानी से कहीं अपने व्यापार की उन्नति कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके 7वें पॉइंट पर चलते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, विभिन्न देशों के बीच प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का विनिमय एवं संपूर्ण विश्व में सूचना के जाल का विस्तार आदि। विभिन्न देशों में यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों के बीच जो हमारी तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं, आज इंटरनेट का माध्यम हो या सोशल मीडिया हम देख रहे हैं या फिर चिकित्सा का क्षेत्र हो, डॉक्टरी, मेडिसिन का जो सिस्टम है, ये समस्त चीज़ हम लोग विदेशों से या विभिन्न राष्ट्रों से यहाँ मंगाते हैं या हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जो चीज़ है वो अन्य जगहों पर जाती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, सूचना के जाल का जो विस्तार हो रहा है, ये समस्त चीज़ें जो है वह ग्लोबलाइजेशन या मंडलीकरण या वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। और जो देश, जो राष्ट्र वैश्वीकरण के पक्ष में है, वो इन चीज़ों को आसानी से स्वीकार करते हैं। चलिए दोस्तों,
मेरे बच्चों, अब हम लोग इसके नेक्स्ट चरण में चलते हैं, जो कि है राजनीतिक पहलू। अर्थात जो राष्ट्र वैश्वीकरण के सिद्धांत का पालन करता है उसकी राजनीतिक पहलू क्या होती है, ये हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक पहलू, इसे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट। स्क्रीन पर नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, औद्योगिक मामलों में सरकारी नियंत्रण को कम करना। अर्थात जब एक राष्ट्र की कोई कंपनी दूसरे राष्ट्र में जाकर उद्योगों का विस्तार करना चाहती हो, कंपनी लगाना चाहती हो, तो उस पर सरकारी नियंत्रण को कम से कम करना, यह इसका राजनीतिक पहलू के एक पॉइंट है, जो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और इसके उदाहरण स्वरूप भी आप बहुत सारे उदाहरण इसमें दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप देखें, सरकार आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध को कम करती है। अर्थात सरकार उन चीज़ों को देखती है कि जैसे हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में यदि कोई चीज़ आयात की जाती है तो उसकी जो मात्रा है, कितने मात्रा में उसे आयात की जाएगी, इस पर जो प्रतिबंध थे पहले, उस प्रतिबंध को धीरे धीरे सरकार ने कम करने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं जो है हमारे देश में आयात की जा सके और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं दूसरे देशों में निर्यात भी की जा सके। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 3 में, उद्योग धंधों पर लगने वाला सरकारी टैक्स घटाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकारी जो नियम होते हैं उसके अंतर्गत विदेशी कंपनियां या बाहर से आने वाली कंपनियां जो हमारे देश में उद्योग धंधे लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उस पर सरकारी टैक्स को कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में आ सके और अपने उद्योग का विस्तार कर सके। इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्र में उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करते हैं तो उनके राष्ट्र में भी हमें इस तरह के उद्योग धंधे लगाने पर आसानियां होंगी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 4, सरकारी नीतियों के निर्धारण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक नुकसान भी है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियां अन्य देशों में ज़्यादा से ज़्यादा जब विस्तार करने लग जाती हैं, तो इसका प्रभाव ये होता है कि ये सरकारी नीतियों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। ये हमारे संप्रभुता के लिए भी बहुत हद तक, स्वतंत्रता के लिए भी बहुत हद तक कभी कभी खतरनाक साबित हो जाता है। अर्थात इसमें भी नियंत्रण की आवश्यकता कही जाती है। आने वाले समय में जो है इसका दूरगामी परिणाम जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसका विस्तार से चर्चा जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जहां हम लोग ये पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का क्या पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव है हमारे देश पर और क्या नकारात्मक प्रभाव है। इसकी चर्चा हम अगले नोट्स में करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। आप देख पा रहे होंगे कि 5 नंबर पॉइंट जो है, सरकार का ध्यान कृषि से हटकर उद्योग की ओर केंद्रित हो जाता है। इसमें ये एक बात है कि जब वैश्वीकरण चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्णतः आधारित है और इसमें आर्थिक लाभ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो सरकार जो है उद्योग की तरफ अधिक आकर्षित होने लगती है या उद्योग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगती है और कृषिगत क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में उनका ध्यान हटने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को विनिवेश करके उनके शेयर निजी कंपनियों को सौंपा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र कहने का तात्पर्य है पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर हैं उनके उद्योग को निजी कंपनी अर्थात प्राइवेटाइजेशन, सिंपल और साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो सरकारी जो सार्वजनिक कंपनियां, पब्लिक कंपनियां हैं, उसको प्राइवेट कर देना, प्राइवेट के हाथों में
सौंप देना और इस प्रकार उनका शेयर को बढ़ा दिया जाता है, तो प्राइवेट कंपनियां जो है वो विशेष करके ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ लंबे समय के बाद इसका नुकसान भी देखा जा सकता है। हालांकि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। मैंने अभी भी कहा कि अगले पॉइंट पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चरण में चलते हैं, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का जो सांस्कृतिक पहलू है वो क्या है। क्या सांस्कृतिक पहलू है इसमें, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कल्चरल एस्पेक्ट कहते हैं, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से जान लें कि वैश्वीकरण का एक आवश्यक पहलू सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। ऐसा तो नहीं है कि वैश्वीकरण में केवल पूंजी का आवागमन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, हमारी कंपनियां अन्य देशों में जा रही है, पूंजीगत वस्तुओं का आयात हो रहा है, पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, तकनीक विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों की तकनीक हमारे यहाँ आ रही। केवल ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है अगर हम वैश्वीकरण के सिद्धांत का पालन करने लगते हैं। तो एक नंबर पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इसका उद्देश्य पूरे विश्व में समान संस्कृति की स्थापना करना है। अर्थात जब वैश्वीकरण जब पूरा विश्व राष्ट्र के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो वहाँ ये भी कहा जाता है कि पूरे विश्व में एक प्रकार की संस्कृति का चलाव या चलन होना चाहिए, जो कि ऐसा है नहीं, अभी ऐसा पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि एक जैसा ट्रेंड, एक जैसी संस्कृति कपड़े को लेकर या स्टाइल्स को लेकर, फैशंस को लेकर या फिर परंपराओं या कस्टम्स को लेकर बहुत हद तक जो है वो उसका एकीकरण जो है हुआ है। और आगे भी अगर वैश्वीकरण के सिद्धांत का पालन किया जाए तो इस प्रकार से जो सांस्कृतिक परिवर्तन देश में देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं छात्रों। इंटरनेट, इस वर्ड से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इंटरनेट एवं समाचार के अन्य साधन इस प्रकार की संस्कृति की स्थापना में सहायता करते हैं। वास्तविकता यह है कि आखिर हम लोग दूसरे राष्ट्र के फैशन को, दूसरे राष्ट्र की परंपराओं को, कस्टम्स को, रहन सहन को, उनकी जीविका उपार्जन की जो व्यवस्था है ये हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे हमें पता चल जाता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है या चाइना में क्या चल रहा है या फ्रांस में क्या चल रहा है। विभिन्न राष्ट्रों की जो जानकारी है वो हमें कैसे प्राप्त होता है। हमें इंटरनेट से, समाचार से, सोशल मीडिया से ये तमाम बातें हम जानते हैं। और जब हम किसी चीज़ को जानने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी तरफ, उसकी अच्छाइयों की तरफ भी अग्रसर होते हैं और कभी कभी उसकी बुराइयों से भी हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, हम लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी होते हैं। और आप पॉइंट नंबर 3 पर चलिए, वहाँ हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण संस्कृति की अदला बदली होती है एवं लोग कभी कभी अच्छे संस्कृति को भी अपना लेते हैं और बुरे संस्कृति को भी अपना लेते हैं। तो ये तो बहुत तय बात है बच्चों की जब किसी तरह की चीज़ों को हम अपनाते हैं, आज चाहे वो तकनीक का मामला हो या कोई भी मामला हो, तो वहाँ कुछ फ़ायदे हुए हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम अच्छी संस्कृति को अपनाते हैं वैश्वीकरण के माध्यम से तो हमारा विकास होता है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हम गलत संस्कृति को अपनाते हैं तो अपनी संस्कृति तो नष्ट होती ही है और दूसरी संस्कृति भी हम नहीं सीख पाते। जबकि होना ये चाहिए बच्चों की जो हमारे देश की संस्कृति है, जो संस्कृति पहले से चली आ रही है उसको पालन करते हुए अगर अच्छी संस्कृति को हम अपनाते हैं तो ये वैश्वीकरण का दूरगामी जो परिणाम होंगे अच्छे होंगे। लेकिन अगर हम इसे बिना सोचे समझे सिर्फ फॉलो करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है बच्चों। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक कि वैश्वीकरण की प्रकृति क्या है। तो 3 भागों में हमने पढ़ा कि इसके आर्थिक पहलू क्या है, वैश्वीकरण की नीति जो राष्ट्र अपनाते हैं वो आर्थिक किस प्रकार से आर्थिक चीज़ों से जुड़ते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि वैश्वीकरण में राजनीतिक पहलू क्या है और
उसके बाद हमने देखा कि इसके सांस्कृतिक पहलू क्या है। तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। बच्चों इसको आप चाहें तो पॉइंट वाइज इस तरह से लिख सकते हैं और लिखने के बाद अपने हिसाब से भी इसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसकी तैयारी आप पॉइंट वाइज करें। जितने पॉइंट वाइज आप अगर किसी चीज़ को लिखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी था और खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल एक्सप्रेस लाइफ को सराहा है, स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सप्रेस लाइफ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये